अन्नदाता अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस रोग की समस्या और रोकथाम। किसान भाई आसानी से तैयार कर सकते हैं केंचुआ खाद। किसान भाई कृषि एवं व्यवसायों के अंतर्गत मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं और अधिक लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इस व्यवसाय में कई घातक रोगों का प्रकोप होता है। इन्हीं में से एक रोग है कॉक्सीडियोसिस। यह एक भयंकर परजीवी रोग है। इस रोग के कारण मुर्गियों के चूजे बहुत तेजी से मरने शुरू हो जाते हैं, जिससे यह व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो आप कैसे करें इस रोग की पहचान और समय रहते उपचार? आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के डॉक्टर सुशील प्रसाद से। कॉक्सीडियोसिस नामक बीमारी जो मुर्गियों में होती है और अन्य पशुओं में भी होती है, तो इसमें ख़ास तौर से ये देखा जाता है जिसे हिंदी में हम खूनी दस्त भी कहते हैं। खूनी दस्त कहने का मतलब हुआ यानी कि डायरिया के साथ ब्लड भी आए। तो इसे जानने के लिए आपको खूनी दस्त के लिए आप मुर्गियों में देखेंगे कि मुर्गियां जो है वो सुस्त पड़ जाती हैं और साथ में भोजन ग्रहण करना भी कम कर देंगे। और आप सबसे बड़ा लक्षण देखेंगे कि मुर्गियों का पंख जो है थोड़ा खड़ा हो जाता है और साथ में डायरिया होगा, और डायरिया में आपको ब्लड टीन जिसे कहते हैं हम, वो मिलता है। मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। तो इसके लिए आपको खास तौर से इसका जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उनके लिए 3 सप्ताह पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, और अगर आप लेयर मुर्गियां रख रहे हैं तो ये किसी भी समय हो सकता है। और इसके होने का कारण ये है कि कॉक्सीडिया एक परजीवी है जिसके अंडे आपके लीटर यानी कि जो बिछावन मुर्गियों का बिछाते हैं, अगर उसमें नमी है तो उस समय आपको
ये मुर्गियां जो है वो भोजन के साथ में उसके अंडे को भी ग्रहण कर लेती हैं और वो उसके शरीर में जाकर आंत में ये कॉक्सीडिया जो है मल्टीप्लाई करता है और साथ में इनको एक इंटेस्टाइन के अंदर में आपका, तो इस तरह के, और एक साथ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी मुर्गियां या चूजे मरने लगें, तो आप इसका पोस्टमार्टम अवश्य कराएं। पोस्टमार्टम कराने पर आपको ये पता लग जाएगा कि ये कॉक्सीडिया से मर रही हैं, तो कॉक्सीडिया के उपचार पर आप देखें। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। कॉक्सीडिया में खास तौर से कुछ दवाएं हैं जिसको कि आपको समय समय पर, अगर आप डीप लीटर में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो समय समय पर इसे आप चलाएं। 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर अगर आपके यहाँ प्रकोप होता है तो इसे एम्प्रोलियम नाम की दवा आती है। एम्प्रोलियम आप इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इसकी कुछ दवाएं हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको आप दाने के साथ मिक्स कर सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम प्रति क्विंटल दाना पर अगर देंगे तो इससे है कि ये कॉक्सीडियोस्टैट का काम करेगा, यानी कि कॉक्सीडिया के अंडे को पनपने नहीं देगा, जिससे कि आपके मुर्गियों की रक्षा हो सकती है। तो पानी में या इसके दवा को अगर पानी में दे रहे हैं तो कम से कम 3 दिन अवश्य चलाएं। 3 दिन तक के बाद ही, ऐसा नहीं कि 1 दिन दवा देकर छोड़ना नहीं है। और इससे करने पर और बचाव के लिए आप लीटर का मैनेजमेंट समय समय पर, आप जो बिछावन बिछाए हैं उसमें आप चूना मिलाकर उसे उलट पुलट करें, तो इससे उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म होगा। खास करके बरसात शुरू होने पर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कॉक्सीडिया से निजात मिलेगी। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट आदि। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता ठाकुर। आज हम किसान भाइयों के बीच में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाने की विधि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कई दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं। उत्पादन की वृद्धि जो हो रही है वो लगातार, हमें रासायनिक खाद की मात्रा जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अनेक दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपकी जो आप फसल ले रहे हैं या जो भी सब्जी ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे स्वाद एवं गुणवत्ता में इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। आज के बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त भोजन से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। इसीलिए लोगों का रुझान अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जैविक खेती करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि ये ऐसी खाद है जिसको हम बहुत ही कम कीमत और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और अपनी खेती में डालकर कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकते हैं। जैविक खाद का एक बहुत अच्छा प्रारूप है अपना केचुआ खाद। केचुआ खाद जो है उसको हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो केचुआ खाद में क्या है कि केचुआ खाद, जैसे कि नाम से हमें इसमें समझ में आ रहा है कि केचुआ के द्वारा बनाई जाने वाली खाद वो केचुआ खाद कहलाती है। तो इसमें आपका
जितना भी फार्म वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे घास फूस या निंदाई में जो भी निकला, या फिर भूसा, या जो भी आपकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी आपका कचरा बचता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद को इकट्ठा मिला के जो सड़ती है खाद या पचाकर जो खाद बनाकर बनती है, और उसको केचुओं के माध्यम से पचाकर केचुओं को खिलाकर जो मल के रूप में हम खाद प्राप्त करते हैं, उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ खाद को बनाने के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसमें किस तरह की जगह का चुनाव करना है, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि केचुआ खाद हमें ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पे जल भरावन ना हो, कुछ हाइट पे, थोड़ा सा ऊंचाई पे, जहाँ पे पानी ना भरे, ठीक है। एक छायादार जगह देखना है, तो इसको बनाने के लिए ये जगह का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप जो किसान भाई बना सकते हैं तो उनके लिए क्या है, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट के टाके भी बना सकते हैं। सीमेंट के टाके बनाने के लिए एक आइडियल साइज़ जो है वो 12 फीट लंबा होता है, उसमें 5 फीट चौड़ा होता है और आपका 3 फीट जो होता है ऊंचाई वाला होता है। इसके ऊपर आपको टीन का शेड लगाना होता है, और ये जो सभी टाँके होते हैं ये आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको 3 से 4 भागों में कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, और बीच में एक जाने का रास्ता कीजिए, थोड़ा सा सकरा सा 1 मीटर चौड़ा करीब है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर आपको भूसे की लेयर डालना है। भूसे की लेयर के अलावा आप इसमें, जैसे भूसा इसमें कई प्रकार का हो सकता है, जैसे धान का हो सकता है, और आपका ये क्या बोलते हैं तिलहनी का, या फिर रामतिला का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने 15 सेंटीमीटर में डाल दिया, लेयर बिछा दी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अधपका गोबर, या फिर हमें कच्चा अधपका गोबर ले सकते हैं, या फिर जिन किसान भाइयों के पास गोबर की उपलब्धता नहीं है तो कम है, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो कच्चे गोबर को पानी में घोल के सैलरी बना के उसमें डाल सकते हैं। कि उसको हमें इतना भरना है कि करीब करीब 10 से 15 सेंटीमीटर वो खाली रहे ऊपर, ताकि उसको आपको जब उसको उलट पलट करना रहे तो आसानी से किया जा सके। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इस तरीके से भर लिया। भरने के बाद क्या करना है, हमें उसमें केचुए डालने हैं। तो अपना ये जो साइज़ मैंने आइडियल साइज़ बताया था आपको 12 बाई 5 बाई 3 का, या फिर 8 बाई 4 बाई 2 का, इसमें हमें क्या करने हैं, 1 से 1.5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें केचुए डालने हैं ना। तो वो जो रहते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर वो खाद को आपको सड़ा के दे देते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमें पानी डालना है, नमी बनाए रखना है, और इस तरीके से फिर उसके बाद हमें उसको ऊपर गीले बोरे की जो टाट होती है उससे ढांक देना है। तो इस तरीके से जब हमारी, और पानी की सिंचाई हमें हर दूसरे तीसरे दिन करना है। आज के समय में केचुओं की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उन्हीं केचुओं का प्रयोग करते हैं जो कम समय में कंपोस्ट खाद बना देते हैं। और जो किसान भाई पहली बार केचुआ खाद तैयार करना चाहते हैं तो वे अपने पास के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से केचुआ खरीद सकते हैं। इसके अलावा केचुआ यूनिट लगाने के लिए किसानों को शासन द्वारा इस पर अनुदान भी दिया जाता है, जिससे किसान आसानी से कंपोस्ट यूनिट लगाकर खाद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये इस खाद का फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले भूमि की अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। दूसरा, इसकी संरचना में सुधार होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और जल रिसावन क्षमता को भी बढ़ाती है ना। इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति होगी। दूसरा हो गया, ये वातावरण के प्रदूषित होने से बचाती है जैविक होने के कारण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा अपने आप में इतनी अच्छी होती है, जैसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीव। फिर उसके अलावा आपके ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन में फास्फोरस अनुपलब्ध होता है उसको पौधों को उपलब्ध कराने में मदद कराते हैं। किसानों की रासायनिक खाद खरीदने में जो आपकी पैसे लगते हैं उसकी आप कमी कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर बिहार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर अररिया और इससे लगे जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान
42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं जिला अररिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान मध्यम वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्का की कटाई और दौनी समय अनुकूल रहने पर ही करें और इसके बाद मक्का को जल्द से जल्द सुखाकर भंडारण करें एवं मक्का की फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ धान की फसल के लिए हरी खाद के लिए ढैंचा की बुआई इस समय कर देनी चाहिए। अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गर्मा मूंग में सफेद मक्खी एवं पीला मोज़ेक से बचाव के लिए क्लोरफेनपायर 10 SC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। एसीफेट नामक दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आम और लीची के पेड़ों पर छिड़काव करें ताकि आम और लीची की फसलों को कीड़ों के प्रकोप से होने वाली क्षति से बचाया जा सके। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बगीचों में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई के लिए अभी रुक जाएं। ग्रीष्मकालीन धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। धान की नर्सरी में बुआई करने से पहले बीज को रात भर पानी में भिगो दें। उसके बाद बीज को स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गाय भैंसों में गला घोटू एवं लंगड़ी बुखार जैसी बीमारी से बचाने के लिए HSPQ का टीकाकरण इस माह में करवाएं। वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई अपने पशुओं को रोगों से बचाने के लिए उनको साफ सफाई के साथ साफ सुथरी और सूखी जगह पर रखें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों से मिट्टी का नमूना लेकर मिट्टी जांच केंद्र में दें ताकि खरीफ फसल की बुआई से पहले आपके खेतों की उर्वरा शक्ति का पता चल सके और उसके अनुसार आप खरीफ फसलों के लिए उर्वरक का प्रयोग कर सकें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रानीपुर जिला दरभंगा के कृषक सुबोध कुमार ने। ये गन्ने की फसल में बेधक कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुबोध कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हैं गन्ना जो है ये लंबी अवधि का फसल होता है और करीब 10 से 12 मंथ इस क्रॉप को लगता है मैच्योर होने में। और इस जो अवस्था होता है, विभिन्न अवस्था जो गन्ना का होता है, उसमें बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है। करीब 50 से ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है। लेकिन अर्ली अवस्था जो अभी का समय चल रहा है, इस अवस्था में कीट जो है जो इम्पोर्टेंट है वो फसल को हानि पहुँचाते हैं। गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है। और करीब 15 से 20% के लगभग में ये क्रॉप को लॉस पहुंचाते हैं। जो अर्ली स्टेज में जो लगते हैं उसमें से जो बोरर्स होते हैं, अर्ली सूट बोरर और रूट बोरर। अर्ली सूट बोरर और रूट बोरर जो है फरवरी से लेके ये जून तक अवस्था तक ये फसल को क्षति पहुंचाता है। और सबसे पीक अवस्था जो होता है, जो अप्रैल का मंथ जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा पीक अवस्था होता है। अंकुर और जड़ भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक रहता है। इसका प्रकोप होने पर पौधों के बीच की गोव सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से खिंच जाता है और इस गोब को सूंघने पर सिरके या शराब जैसी गंध आती है। क्या करना है किसान भाइयों, जो इसका डेड हार्ट है, जो कि प्लांट इन्फेस्टेड प्लांट को
जड़ से निकाल दीजिए, मीन्स रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट। क्योंकि जो जानते ही हैं कि फरवरी से लेकर जून तक इसका जो टिलरिंग होते रहता है, तो आप अगर इन्फेस्टेड प्लांट को काट के हटा दें और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपका इसमें फसल का जो पॉपुलेशन पे असर नहीं करता है, क्योंकि ये टिलरिंग हमेशा होते रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी के टाइम में थोड़ा लाइट अर्थिंग आप कर रहे हैं, तो उस समय पिप्रोनिल का अगर जो 33 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से अप्लाई करना है, ग्रेनुल और 1.5 से 2 केजी जो है लिक्विड, दोनों फॉर्म में आता है। तो कोई भी फॉर्म जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइट अर्थिंग करके उसके बाद आप पानी उसको इरिगेट कर दें। इस्तेमाल करने के बाद ग्रेनुल, क्योंकि ग्रेनुल आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद इरिगेशन देना जरूरी होता है। किसान भाइयों, ये कीट फसल पर नमी की कमी में अधिक आता है, इसलिए उन बातों पर गौर करने की अधिक जरूरत है जिन कारणों से इन बेधक कीटों का प्रकोप होता है। अगर बचाव उपायों को अपना लेते हैं तो इन कीटों से आपकी फसल बच सकती है। ये जो है जो मॉइस्चर लेस सॉइल जो होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होता है और किसान भाई जो है इरिगेशन नहीं देते हैं, तो उस फसल में उस आपका प्लॉट में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि फरवरी से लेके जून तक जो है 4 से 5 इरिगेशन आप दें। और जो अगर फसल जब भी आपको देखे कि ड्राउट है, मॉइस्चर है, तो उस समय आप इसका इरिगेशन तुरंत टाइमली इरिगेशन दे दें। अगला कीट है टाप बोरर यानी चोटी बेधक। इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है, और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। टॉप बोरर जो होता है वो दोनों अवस्था में आपको मिलता है। क्रॉप के गन्ना के अर्ली स्टेज में भी मिलता है और लेटर स्टेज में, मतलब कि केन फॉर्मेशन के पहले और केन फॉर्मेशन के बाद भी ये शीर्ष छिद्रक का प्रकोप होता है। शीर्ष छिद्रक कीट का 5 ब्रूड होता है और 5 ब्रूड जो है फसल को क्षति पहुंचाते हैं। अभी जो सेकेंड ब्रूड चल रहा है, तो इसमें इसका सिम्टम क्या होता है, जब भी आप लीफ पे देखेंगे तो लीफ पे ये जो इंसेक्ट इसका होता है, अंडा जो है लीफ पे देता है और वहां से जो पिल्लू जो होता है, मिड रिब जो बीच के मध्य सिरा होता है, वहां से वो इंटर करके अपर भाग में पहुंच जाता है। तो मिड सिरा से जो मध्य सिरा से इंटर करता है, तो वहां पे एक टेरा मेरा लाइन बन जाता है और एक रेड रंग का लाइन बन जाता है और वो अपर भाग पे जाके उसको खाता है, जिसके कारण डेड हार्ट बन जाता है और ये बाद में चल के जो है ये बंची टॉप आ जाता है, साइड से ब्रांचिंग होने लगता है। तो इसको भी आप जून तक आप इन्फेस्टेड प्लांट को हटाते रहें। और जो अर्थिंग अप का टाइम जो होता है, 1 जून में आप मिट्टी चढ़ाते हैं और उसी समय जो है आप कोराजेन जो है या क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल इसका केमिकल नेम है, उसको जो इस्तेमाल करें 375 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसको ड्रेंचिंग कर दें और ड्रेंचिंग करने के बाद आप हल्का इरिगेशन कर दें। ध्यान रखें, इस रसायन का छिड़काव करते समय स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिसे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रासाइड कार्ड जो होता है, ट्राइको कार्ड जो होता है, ट्राइकोगामा जिपोनिकम जो कार्ड होता है, तो उसका जो है इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ये ट्राइको कार्ड है, हम लोग खुद इसको बनाते हैं और ये बहुत ही कारगर है। इसको 15 दिन के अंतराल पे आप इसको फसल पे 4 से 5 जो है रिलीज करें, तो इसको आपात को कमी कर सकते हैं। तो उसके बाद फेरोमोन ट्रैप आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है फेरोमोन ट्रैप आता है, वो मास ट्रैपिंग में बड़ा हेल्प करता है। तो फेरोमोन ट्रैप जो होता है सूट बोरर और टॉप बोरर दोनों के लिए आता है और ये 20 से 25 जो फेरोमोन ट्रैप होता है वो प्रति हेक्टेयर आप खेतों में आप लगाए, जिसके से वो मास ट्रैपिंग करते हैं, इंसेक्ट को वो मास ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने फसल को आप बचा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।